নমস্কাৰ প্ৰথম খবৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মিছন দিছপুৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি। এটা বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানলৈ মই কমলেশ বৰ্মনে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি কথা পাতিম দেশৰ এগৰাকী অন্যতম শক্তিশালী নেতা তথা ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আজি আমি ডিব্ৰুগড়ত তেখেতৰ পৰা কিছু সময় বিচাৰিছিলোঁ আৰু অত্যন্ত ব্যস্ত শিডিউলৰ মাজত তেখেতে আমাক প্ৰথম খবৰক কিছু সময় দিয়াৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেয়েহে আমি আজি ডিব্ৰুগড়ত হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। মোৰ লগত উপস্থিত আছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়া। सर, पहली बार असम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा हमें भी यहाँ आकर लगा। अब पहले तो यहाँ हम लोग घूमने आते थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि यहाँ मुझे राजनीतिक रूप से भी यहाँ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों के साथ हमें भी यहाँ पर मौका मिला आने का। थैंक यू सर। लेकिन आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, आपने बताया, लेकिन इस जो आपका दौरान अभी असम में चल रहा है थोड़ा सा अलग है। चुनाव का माहौल है, असम का चुनाव का माहौल है और इस बार चुनाव में, असम का चुनाव में आपका पार्टी डायरेक्टली कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो आपने भी आया, कैंपेन करने के लिए आया, आपका पार्टी वर्कर को उत्साहित करने के लिए आया। कितना डिस्ट्रिक्ट्स आपका भ्रमण कार्यसूची है अभी इस दौरान में? देखिए, ये बात सही है कि फर्स्ट टाइम हम लोग असम में पॉलिटिकल फाइट में हैं, क्योंकि इससे पहले भी छोटे मोटे कार्यक्रमों में मैं यहाँ के लोगों के साथ था और कनेक्शन भी था कुछ लोगों का हमारा, पहले पुराना भी, हमारे ही नहीं बल्कि हमारे फादर के समय से लोग यहाँ से जुड़े हुए थे। और इनफैक्ट असम में कई घटनाएं हुई हैं चाय बागानों के आसपास या चाय बागान में रहने वाले लोगों के साथ। तो उस समय भी मैंने अपने मंत्रियों को, अपने अफसरों को चाय बागानों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, वहाँ के मजदूर हैं, जो उनके साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय, उसके जानने के लिए लोगों को भेजा भी था। और हमने तो यहाँ पर समय समय पर कुछ जो डिजास्टर्स भी होते हैं, जैसे फ्लड वगैरह आता है, सरकार की तरफ से हमने रिलीफ ये भी दिया है, पैकेजेस, रिलीफ फंड भी हमने यहाँ भेजे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम लोग असम के लोगों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते रहे हैं। लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनावी मैदान में हैं। मैं भी यहीं हूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ है, हमारे मंत्री भी हैं, हमारे सभी जो सदस्य हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सभी लोग हैं अपने क्षेत्र में, अपने कैंडिडेट्स के सपोर्ट में हैं। तो एक आपका असम से लगाव होगा, इसीलिए होगा क्योंकि असम में, असम का जो चाय बागान है उसमें जो वर्कर्स लोग हैं सब असमिया लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का लोग झारखंडी बहुत सारा लोग हैं। वो असम का कहीं बहुत सारा ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आदिवासी लोगों ने उसका मतदान सबसे ज़रूरत होता है और वो डिसाइडेड फैक्टर है। तो आपने कितने जिला और कितने समष्टि आपने अभी तक दौरा किया है? देखिए कमलेश जी, मूल रूप से हम लोगों का टी गार्डन एरिया ही फोकस्ड है और लगभग 16-17 लोग हमारे एज ए कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और मैंने भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने
प्रोग्राम्स को हमने किया है, कोकराझार से लेके डिब्रूगढ़ तक में, और भी कई जगहों पर है प्रोग्राम। और टी गार्डन में जो आदिवासी हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं, वो आपके इस असम में आज से नहीं है या हाल फिलहाल से नहीं है। जब असम, बिहार, उड़ीसा एक होता था, जब बंगाल होता था, उससे पहले से हैं यहाँ, अंग्रेजों के समय से यहाँ हैं। नो, ये लोग को असम ने अपना मान लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि आज हजारों साल पहले लोग यहाँ आकर के बसे हैं, और झारखंड का संथाल ट्राइब्स, झारखंड का मुंडा ट्राइब्स, झारखंड का हो ट्राइब्स, जो भी वहाँ का जो लोग ट्राइब्स है, यहाँ के लोग ट्राइब्स नहीं है। ऐसा क्यों? ये कभी सोच में भी ये नहीं आ सकता है कि ये लोग ट्राइब्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हुए? क्यों इनके बारे में नहीं सोचा गया? ये एक चिंता का विषय रहा, या चिंता का विषय है भी। और आपको पता है कि टी इंडस्ट्री, खास तौर पर अगर ग्लोबली इंडिया का हम देखें, जो टी इंडस्ट्री है और असम का जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी टी इंडस्ट्री पर ही बेस्ड है। और टी इंडस्ट्री कंप्लीटली इन्हीं ट्राइबलों के कंधे पर है। और आज जिनके ऊपर ये, जिनके कंधे पर है, उनको नज़रअंदाज करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत ये चला आ रहा है। और आज तक उनको ना एक मिनिमम वेजेस उनको मिलता है, ना ट्राइबल स्टेट्स है, एसटी का उनको दर्जा प्राप्त है, ना उनके लिए कोई भी सुविधा है। आज एक अनह्यूमन बिहेव उनके साथ जो आज के दिन में भी हो रहा है, इस समय में, ये बहुत चिंता का विषय है। और अलायंस का सरकार चल रहा है 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस का सरकार था। लेकिन इस सरकार बार बार ये मांग उठाता है कि इस सरकार ने आदिवासी के लिए बहुत कुछ किया, स्कूल डेवलपमेंट किया, वो लोग वेजेस बढ़ा दिया। वो लोग बहुत दावा करता है कि ये लोग आदिवासी का बहुत कल्याण किया। आपने नहीं देखा? नहीं, वेजेस क्या है? वेजेस आपको पता है? 250 रुपये यहाँ पर वेजेस है। और आज आप कई जगह टी गार्डन हैं, अगर आप साउथ में जाएं, वहाँ जाके देखिए, वहाँ क्या वेजेस है। वहाँ क्यों 700 मिलता है, वहाँ क्यों 600 मिलता है? और 250 रुपया आप बताइए कितना हुआ मंथली? 7,500 रुपये। तो ये मिनिमम वेजेस तो वो है नहीं। मिनिमम वेजेस भी तो कम से कम लोगों को मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ये मजदूरों से भी बुरा हाल। मतलब आप इतना बड़ा इंडस्ट्री किसी के कंधे पर चला रहे हैं और आप उनको फैसिलिटेट नहीं करोगे, और चुनाव के वक्त महिलाओं के नाम पर 8,000 9,000 रुपये आप डाल करके वोट बटोरने का काम करोगे। ये 5 साल में 9,000 क्यों? हर मंथ 9,000 क्यों नहीं उसको मिले? हर मंथ 9,000 कैसे मिलेगा? उसका फार्मूला हमारे पास है। कैसे? बहुत आज हम अपने राज्य में कैसे अपने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को हम मंथली 2,500 रुपये देते हैं। ईयरली 17-18,000 करोड़ रुपीस हम देते हैं, और विदाउट एनी लैप्सेस हर मंथ लोगों को जाता है, महिलाओं को जाता है।
और यहाँ अरुणोदय स्कीम है, ओल्ड एज स्कीम तो वहाँ चलता ही है, अरुणोदय स्कीम 1250 तो 1250, अब 1200, वो क्यों नहीं 250, 2,500 रुपये, वो क्यों नहीं? आज ये बड़ा तरीके से माइंड गेम खेलते हैं। माइंड गेम खेलने में भारतीय जनता पार्टी मास्टर है। चाहे हिंदू मुस्लिम कराओ, चाहे आदिवासी को गैर आदिवासी से कराओ, कहीं आगड़ा पिछड़ा से कराओ, ये सारा चीज़ इनका एक बहुत सक्सेसफुल फार्मूला इनके पास है। फूट डालो और राज करो। आज असम में तो बहुत प्रैक्टिकल हुआ 2014 के बाद से। यहाँ पर एनआरसी, सीएए, दुनिया भर की चीज़ें हुई। क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया उसका? कितने लोगों को इन लोगों ने डिपोर्ट किया है यहाँ से, जरा बताइए, देश से। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे एजेंडा पर लोगों को ध्यान भटकाते हैं कि वो अपने राइट्स और अपने ये के लिए वो बातें भूल जाए। वो ये हमने इनका पकड़ा, इनकी चतुराई कैसी है। आज यहाँ पर जिस तरीके से ये मोनोपोली पॉलिटिक्स करते हैं, इनको लग रहा था कि मुझे कोई जवाब देने वाला नहीं। अब इनको जवाब मिलेगा, मजबूती से जवाब मिलेगा, देगा JMM। बढ़िया से देगा। अभी अब झारखंड में भी यही करते थे, ये वहाँ भी डबल इंजन की सरकार थी, हमने उठा के बाहर निकाला ना। झारखंड इलेक्शन के टाइम में आपको जेल भेजा गया, आपके ऊपर बहुत बहुत उससे हम लोग बहुत नहीं बहुत 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 गुरुतर आपके ऊपर बहुत बहुत एलिगेशंस था, लेकिन फिर भी झारखंड के लोगों ने आपको सत्ता में लाया। देखिए, वो कैसा राजनीति था, वो कैसा था भाजपा का, वो आपके ऊपर जो जो एलिगेशंस था? जेएमएम का जन्म ही ऐसे लोगों ने किया है जो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये बिजनेसमैन का टीम नहीं है, ये डाउन ट्रोडन और गरीब किसान मजदूर, इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग काम करते हैं। और आज देश में कितने लोग हैं इस तरीके का। आज जितने भी 2014 के पहले इन लोग आने से पहले इन लोगों ने भाषणें दी थी, महंगाई कम करेंगे, हर साल नौकरी देंगे, हर खाते में पैसे जाएंगे, एक भी चीज़ अगर इन लोगों ने किया हो तो हमें बताएं। आज अनएम्प्लॉयमेंट की, आज हमारे असम में जो टी गार्डन वर्कर्स के, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या, वो उनकी जो पीढ़ी मजदूरी कर रही थी तो उनका बेटा भी मजदूरी करे? कोई डॉक्टर ना बने, कोई इंजीनियर ना बने, कोई वकील ना बने, कोई आईएएस आईपीएस ना बने। लेकिन असम में तो थोड़ा जो मेडिकल कॉलेज में भी सीट रिजर्व हुआ है, असम में तो कुछ कुछ किया है। देखिए, कानून और पेपरों में बहुत कुछ आपको दिखेगा, रियलिटी क्या है वो आपको बिल्कुल उससे अलग दिखता है। आज आप देख लीजिए, आज कहाँ कितने लोग कहाँ खड़े हैं। आज इनको रहने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आइडेंटिटी ही नहीं उनके पास तो आगे का लड़ाई क्या लड़ेंगे? ये कैसे सरवाइव करेगा ये? कल तो आप इनको कुछ भी बोल दोगे कि आप बांग्लादेशी हैं तो आप दूसरे देश के हैं, यहाँ के नहीं हैं। और ये मुझे समझ से परे है कि ये जब राज बना भी नहीं था, उससे पहले से ये लोग यहाँ हैं, तब से आज तक ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे जो यहाँ टी गार्डन में जो रहने वाले लोग हैं, इनको एक बड़ा ही एक स्ट्रेटजिकली, क्योंकि आखिर टी गार्डन चलाएगा कौन? उसके लिए तो लेबर चाहिए, और तो लेबर पढ़ लिख लेगा तो फिर लेबर का काम कैसे करेगा? उसके पेट भरे रहेंगे तो वो काम क्यों करेगा? इनको यही लगता है। तो आज यही मैं कह रहा हूँ कि आज ये जो 9,000 रुपये दे रहे हैं, मतलब कितना, 1,000 1,500 रुपये देते हैं जो ये,
क्यों हर मंथ 9,000 रुपये ये कमाएं? आज टी गार्डन के मालिकों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? आज इनका ग्रेजुएटी, इनका पीएफ, उसके इतने बड़े बजट को वो कैसे ये कर रहे हैं? तो उसके लिए क्या स्कीम चलाते हैं, कुछ अता पता नहीं। आज यहाँ की जो टी प्रॉब्लम्स है, टी गार्डन के जो प्रॉब्लम्स है, उसकी वाइब्रेंट इतनी मजबूत है कि आज उसी की आवाज़ सुनकर हम यहाँ पहुँचे। अच्छा सर, मैं आपके नज़रिए से एक बात जानना चाहता हूँ कि आपका झारखंड का जो आदिवासी भाई लोग है और आसाम में जो झारखंडी मूल का आदिवासी भाई है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो डिफरेंस कितना है, आपने एक ऐसा देखा? नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं। मैं जो वहाँ हमारे लोग आदिवासी बोलते हैं वो यहाँ भी बोल रहे हैं। जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे कितना? हाँ, देखिए वहाँ तो अब स्थिति ये है कि हमारे सरकारी स्कूल में हमने जो स्कूल नए डेवलप किए हैं, प्राइवेटों से बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूल में लोग भर रहे हैं। जहाँ 10,000 सीटें हैं उसके लिए 40,000 फॉर्म भरते हैं हमारे यहाँ, और उनका रिजल्ट भी आप देखेंगे आज के दिन में एक प्राइवेट स्कूल को बीट कर रहा है। आज हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस ही नहीं बल्कि अब्रॉड में एजुकेशन ले रहे हैं, यूके में जाकर के एजुकेशन ले रहे हैं, और उनका टोटल खर्चा सरकार बेयर करती है। आज हर हायर एजुकेशन के लिए जितना भी उनको हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, मिनिमम 15 लाख, मैक्सिमम व्हाट यू वांट, आपको एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो बैंक विदाउट कोलेटरल आपको लोन देगा, विदाउट एनी कोलेटरल। आपको डॉक्टर पढ़ना है, इंजीनियर पढ़ना है, वकील बनना है, आईएएस, आईपीएस, जो भी आपको पढ़ाई करनी है। गरीबों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंस का। पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते। आज हमारे यहाँ बच्चे पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन के लिए मोहताज नहीं है। तो आज बड़े पैमाने में आज हमारे 50% पॉपुलेशन हमारी जो महिलाएं हैं, आज देखिए रूरल एरिया में आप कभी भी आप जाएं झारखंड में, आज जो हम लोगों ने इसकी प्रोग्राम हमको जो मंथली 2,500 रुपीज़ देते हैं, आज वो कितना बड़ा गियर चेंजर बन रहा है। आज सेल्फ इंडिपेंडेंट महिलाएं हो रही हैं, और महिला का इंडिपेंडेंट होना मतलब कि उनकी पूरे जनरेशन एक मजबूती के साथ आगे। आसनी नाम का एक आसनी, एक स्कीम लिया है हमारे सीएम सर ने, वो 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया तक महिला को सब्सिडी में दे रहा है। देखिए मैंने कहा कागजों में, कलमों में बहुत कानून बनते हैं, बहुत। फास्ट इंस्ट्रूमेंट मिला है। अब कितना मिला है उसका इम्पैक्ट तो आपको आने वाला समय में पता चलेगा। 10 साल से तो ये है, 10 साल में आपको आज के दिन में पता होना चाहिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लोगों को। और जो उस यहाँ के जो टी एरियाज में है, जो मेजर प्रॉब्लम है आइडेंटिटी की, वो कहाँ? आप किसी की वजूद को आज एक आपका यहाँ बहुत, मैं उसको आपके माध्यम से श्रद्धांजलि भी देता हूँ। एक सिंगर होते थे जुबिन जी, उनका एक बहुत अच्छा हम गाना सुनते थे, ना कोई मेरा जात है ना कोई धर्म है, क्या आसाम में बड़ा अच्छा बोलते हैं, ना मैं कोई जात अच्छे उनकी। हाँ हाँ, ये एक उनका ये भी था। तो
तो आज ये ट्रैवलों का यही हालत है। आज 2 वक्त की रोटी के लिए कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इस समाज, कभी उस समाज में इनको घसीटा जाता है या जाना पड़ता है। और पेट का क्या नहीं कराएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो आज इसका समाधान होना चाहिए था आज तक। हम तो कहे कि आज जो टी इंडस्ट्री जिसके कंधे पर है, आज उन्हीं की प्रॉब्लम सबसे अधिक यहाँ पर है। फिर ऐसा क्यों? हमारी सरकार जो सीएम हेमंत जी वो दावा करता है कि पिछले 10 साल, 1 मिनट, आपने इसका आंसर दे दिया। नहीं, आपने आंसर दे दिया। तो एजुकेशन सेक्टर में वो बहुत बड़ा बदलाव टी गार्डन्स एरिया में वो लाना चाहता है और इसके लिए बहुत सारे स्कूल डेवलप किया है, बहुत सारे स्कूल एस्टेब्लिश भी किया है। स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा वो स्कूल डेवलप हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मनुस्मृति को पढ़ाने के लिए, मोदी जी की बायोग्राफी को पढ़ाने के लिए। आप एनसीईआरटी के बुक्स को देख रहे हैं ना, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। वो एक एजेंडा है, एजेंडा है आपके। आज देश का जितने भी सैनिक स्कूल हैं, सभी सैनिक स्कूल इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों को दे दिया। लगभग जाके पता कर लीजिए। जिस सैनिक स्कूल में हमारे फौजी के बच्चे पढ़ते थे, फौज बनने का उनको इंस्पिरेशन मिलता था, आज वहाँ व्यापारियों का वो स्कूल बन गया। पता कर लीजिए। आज महंगाई आसमान पर है। अभी तो चुनाव है, अब चुनाव खत्म होने दीजिए। जो गल्फ कंट्री का जो मार है वो कैसा पड़ेगा देश पर, गरीबों पर, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? पैसे पूंजीपति लोगों पर नहीं पड़ेगा, गरीबों पर, मध्यवर्गीय लोगों पर। आज जिस तरीके से इस सरकार का 2014 से लेकर अब तक का जो काम रहा है, महंगाई घटी। आज आप बैंक ऑपरेशनल करते हैं, आपके खाता में लाखों रुपए होते हैं, आप अपने खाते से पैसे निकाल पाते हो? एक आपको लिमिट बांध दिया, इससे अधिक आप पैसे नहीं निकाल सकते। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मूल रूप से हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग का फोकस टी गार्डन एरिया है और टी गार्डन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको भी पता। उन प्रॉब्लम से यहाँ के टी गार्डन के मजदूरों को बाहर निकालना और उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको न्याय दिलाना, अभी फर्स्ट टारगेट ये है। और बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि हम किस डायरेक्शन पर आगे जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो हम लोग इस टारगेट के साथ यहाँ आए हैं, जहाँ मूल जो बेसिकली हम लोग का कोर एरिया भी रहता है, लेबर सपोर्टेड चीज़ें, जहाँ हम उनको सपोर्ट कर पाएँ, उनके प्रॉब्लम्स के लिए हम आवाज़ उठा पाएँ। ये हमारा मेन ये है और इसको लेकर के अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप के साथ आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन टू यू दैट टी कम्युनिटीज़ वो लोग एसटी के लिए बहुत साल से ये लड़ रहा है, बहुत आंदोलन भी हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय होगा? और ये जो हमारा असम का टी गार्डन्स कम्युनिटीज़ का जो मुद्दा है, ये मुद्दा दिल्ली तक ले जाने के लिए बीजेपी सरकार बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार सक्सेस नहीं हो रहा है। इसमें आपका योगदान कैसा रहेगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, अब वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो वही बता सकता है। आपका योगदान कैसा? लेकिन मेरा है कि जो हम जिसमें हम लोग लगते हैं, ये तब तक उसको नहीं छोड़ते हैं जब तक उसका प्रॉब्लम का समाधान ना हो, चाहे वो 5 साल लगे या 50 साल लगे। तो हम लोग उस पार्टी से आते हैं जहां हम लोग किसी टारगेट को फिक्स करते हैं, तो टारगेट अचीव करने के बाद ही अपने स्टेप को होल्ड करते हैं। तो प्रयास कैसे किया है वो तो उनका लुकआउट है, हम प्रयास करेंगे तो लोगों को दिखेगा। थैंक यू सर। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक सोरेगा नहीं, दशरथ माझीर এই যেটো ডায়লগ, এই ডায়লগটো পুনৰ আমি শুনিলোঁ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়াৰ পৰা। অসমৰ আদিবাসী লোকসকলে যিমান
STক লৈ যিমান দাবী কৰি আছে, জনজাতিকৰণক যি দাবী কৰি আছে, সেই দাবী এইবাৰ হয়তো ত্বৰান্বিত হ'ব, কাৰণ এইবাৰ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী ভাইসকলৰ লগত যোগ দিছে হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়াই। আমি বহুখিনি কথা পাতিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, কেইবাখনো আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ফলাফল কি হয় পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু অসমত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই যে আজিৰে পৰা 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা খোপনি পোতা আৰম্ভ কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত দলটোৰ ভৱিষ্যত কি হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আজি অনুষ্ঠানত আমি অতিথি হিচাপে লাভ কৰিলোঁ হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়া। সোৰেনজী, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। তেখেতে গোটেইখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিছে। পৰৱৰ্তীত তেখেতৰ ৰাজনীতি অসমত কিদৰে প্ৰচলিত হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। অনুষ্ঠানৰ পৰা কমলেশৰ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। চাই থাকিব প্ৰথম খবৰ। মিছন দিছপুৰ আগবঢ়ালে ষ্টাৰ চিমেণ্ট চল্ট ছেটিং।